नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत के प्रतिभाशाली युवाओं की, भारत के टैलेंट्स, भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या आईटीएंस की पूरे विश्व में कितनी ज़्यादा डिमांड है, आप इस खबर को देख करके इसका अनुमान लगा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की पॉलिसी में काफ़ी बड़ा बदलाव किया और उसकी फीस को कई गुना तक बढ़ा दिया था। साथियों, H-1 वीज़ा की फीस बढ़ जाने की वजह से जो टैलेंट है, भारत के युवा हैं जो अमेरिका में जा कर के नौकरी करने का सपना देखते हैं, उनके लिए एक चिंता की बात निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन हाल ही में साथियों, इसके विकल्प के तौर पर चीन ने एक नए वीज़ा श्रेणी का नाम श्रेणी देने की शुरू की है, के वीज़ा। आज हम इस वीडियो में चीन के वीज़ा के बारे में जानेंगे, जिसको साथियों अमेरिका के H-1 वीज़ा के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। क्या वास्तव में भारतीय टैलेंट, भारतीय प्रतिभाशाली युवा चीन की ओर रुख करेंगे, चीन की ओर अपना इंटरेस्ट दिखाएँगे? इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं, जब से ये खबरें निकल कर आ रही हैं तो भारत की सोशल मीडिया या फिर भारत समाचार एजेंसियों, इसके अलावा विश्व की भी समाचार एजेंसियों के द्वारा प्रॉपर तरीके से इसको कवरेज दी जा रही है। H-1 वीज़ा संकट के बीच चीन ने 1 अक्टूबर से वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए नए वीज़ा नियम जारी कर रहा है। इस प्रकार खबर निकल कर आ रही हैं। साथियों, दुनिया भर के टैलेंटेड लोग जो होते हैं, बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में जाकर के नौकरी करते हैं। जो ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वो अमेरिका में बेस्ड हैं, जैसा कि अमेज़न हो, गूगल हो, मेटा हो, इसके अलावा और भी कई सारी भारतीय कंपनियाँ भी हैं जो अमेरिका में जाकर के बेस्ड हैं। अमेरिका में इनकी ऑफिसेज़ हैं, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, इस प्रकार की कंपनियाँ। तो यहाँ पर विश्व भर के तमाम टैलेंटेड युवा, प्रतिभाशाली युवा जाकर के नौकरी करते हैं। साथियों, अमेरिका में जाने के लिए H-1B वीज़ा एकमात्र विकल्प होता है, क्योंकि H-1B वीज़ा के तहत जो वर्कर होते हैं, वो 3 साल के लिए अमेरिका में जाकर के नौकरी करते हैं। उसकी जो फीस हुआ करती थी, वो 1 से 6 लाख हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नियम बनाया है और इस वीज़ा की जो फीस है, यानी H-1 वीज़ा की फीस लगभग भारतीय रुपए में बात करें, यानी कि तो 88 से 89 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बढ़त है। मतलब 1 से कहीं 1 लाख 1 से 6 लाख रुपए तक पहले इसकी फीस हुआ करती थी, अब 88 से 89 लाख रुपए कर दिया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। तो साथियों, इस चीज़ में भारत के जो युवाओं हैं, भारत के टैलेंट जो अमेरिका में जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन हाल ही में चीन ने के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। साथियों, इस वीज़ा को 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा और H-1 वीज़ा के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ चाइना की एक मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, एक समाचार एजेंसी, उसके मुताबिक के वीज़ा उन युवाओं और कुशल प्रोफेशनल्स के लिए है जो STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हें विशेष रूप से वहाँ पर उनको महारत हासिल है, या फिर किसी चर्चित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की है, वो आकर के यहाँ पर अपना रिसर्च कर सकते हैं। इस प्रकार के बारे में बात कही गई है। साथियों, अभी चाइना के बारे में बात करें तो चाइना लगभग 12 प्रकार के वीज़ा जारी करता है, जिसमें से चीन काम करने के लिए 2 प्रकार की वीज़ा जारी करता है। इसमें R वीज़ा और Z वीज़ा। Z वीज़ा का इस्तेमाल किया जाता है साथियों 1 साल की वैधता के लिए। कोई व्यक्ति यदि चाइना में जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो Z वीज़ा के तहत जा सकता है और 1 साल तक वहाँ पर रह सकता है। जबकि R वीज़ा को सिर्फ ठहरने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, 180 दिन वहाँ पर रुकने के लिए मिलते हैं। R वीज़ा के लिए कोई भी फीस नहीं लगता है और इसकी आवेदन प्रक्रिया काफ़ी पेचीदा होती है, जिसकी वजह से इसको लोग बहुत कम, मतलब इस वीज़ा के तहत लोग जाते हैं। वहीं बात करें जेड वीज़ा की, तो जेड वीज़ा का फीस जो होता है हर देश के नागरिकों के लिए अलग-अलग होता है। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के नागरिकों के लिए तो 2000 मतलब 3000 के आसपास ये होता है। साथियों, चीन जो टारगेट बना के रखा है, इस प्रकार से भारत ने विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत करने का सपना रखा है कि हम पूरी तरह से विकसित हो जाएँगे। ठीक उसी प्रकार से चाइना भी है, 2035 तक पूरी दुनिया में विकसित होने का एक सपना लेकर चल रहा है और एक तकनीकी की दुनिया में काफ़ी बड़ी ताकत बनना चाहता है। इसीलिए साथियों, उसे विदेशी विशेषज्ञों की, एक्सपर्टों की और कुशल कारीगरों की आवश्यकता होगी। इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन ने कई सारे प्रोग्राम चाइना में चला रखे हैं। बात करें विदेशी जो युवा हैं, विदेशी टैलेंट है, उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने टैलेंट यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम चलाया है। यह एशिया और अफ्रीका के 45 साल के शोधकर्ताओं को चीन में काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट एंड प्रोजेक्ट, यह 40 साल तक के टॉप क्लास वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को चीन में आने के लिए, काम करने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार के प्रोग्राम उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। मतलब जो युवा हैं, विश्व भर के तमाम युवा हैं, उनको आकर्षित करने के कई सारे प्लान यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि उसका जो टारगेट है 2035 तक पूरी दुनिया में, मतलब एक बड़ी ताकत, तकनीकी ताकत के रूप में उभर कर आना है।
साथियों, हाल ही में के वीज़ा के रूप में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। हालाँकि इसके बारे में मैं बता दूँ, कोई ऑफ़िशियल जानकारी नहीं बताई गई कि क्या कितने दिन आप रुक सकते हैं, क्या फ़ीस होगी। लेकिन कुछ यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से हम आपको इसके बारे में विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। बात करें जेड वीज़ा और के वीज़ा की, तो जेड वीज़ा साथियों किसी भी फ़ील्ड में नौकरी करने के लिए ज़रूरी होती है। चाइना में यदि आप जाना चाहते हैं, किसी फ़ील्ड में आप नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है। उसके अलावा चीनी कंपनी का ऑफ़र होना, स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। मतलब जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, उसका ऑफ़र लेटर आपके पास होने चाहिए, जॉइनिंग लेटर होने चाहिए। इसके अलावा वीज़ा मिलने के बाद ही चीन में नौकरी मिलेगी। इसके अलावा कंपनी बदले पर दोबारा वीज़ा की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे जैसे आप जिस जिस कंपनी के तहत वहाँ पर नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, यदि वो कंपनी आप बदल लेते हैं, तो दोबारा यदि आप तो दोबारा वीज़ा की ज़रूरत आवश्यकता होती है। इसके लिए वैलिडिटी जो होती है, वो 1 साल की होती है। वहीं के वीज़ा के बारे में अभी जो शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के फील्ड में लोग जो एक्सपर्ट हैं या बड़े-बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, वो जा सकते हैं। चीन की कंपनी की स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई व्यक्ति जा करके अन्य सेक्टर में काम कर सकता है। बिना नौकरी के भी वीज़ा मिल जाएगा। अभी ऐसा खबरें निकल कर आ रही हैं। कंपनी बदलने पर दोबारा वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा ज़्यादा समय तक चीन में रह सकेंगे, मल्टीपल एंट्री के रूप में। तो अभी इसके बारे में विशेष नोटिफ़िकेशन नहीं आया, जैसे कोई जानकारी आती है हम आपको बताएँगे। हाल ही बता दें आपको, जो इसके तहत जो शिक्षा, अनुसंधान, उद्यमिता और व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हो सकेंगे, जिससे युवा पेशेवर जो हैं, नए जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना भी साथियों अमेरिका की तरह ही बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अपने टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो ऐसे में अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे युवा इसकी ओर ज़रूर आकर्षित होंगे। आज हम कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या वास्तव में भारतीय के वीज़ा पर चीन जाना चाहेंगे? तो इसके लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दरअसल H1 वीज़ा काफ़ी महँगा हो गया है। अमेरिका के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया, H1 वीज़ा को 88 से 89 लाख रुपए इसकी फ़ीस देनी होगी, तो जो कई भारतीयों के लिए असंभव है। इसके लिए इसके मुकाबले चीन की जो के वीज़ा काफ़ी आसान है और सस्ता विकल्प हो सकता है। तो हो सकता है कुछ युवा इसके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा STEM टैलेंट की डिमांड है। चीन इस वीज़ा को खास तौर पर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ जैसे युवाओं के लिए बना रहा है। तो भारत इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। आप सभी जानते हैं कि भारत में कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के जो युवा हैं, मैथ्स के जो युवा हैं, वो निकल कर के आते हैं। इसके अलावा बिना नौकरी ऑफ़र अप्लाई करने के लिए चीन से जो नौकरी का ऑफ़र ज़रूरी है, क्योंकि जैसे H1 वीज़ा में होता है, आपको वहाँ से पहले एक लॉटरी सिस्टम में आपको पहले आवेदन करना होता है वीज़ा के लिए। उसके बाद से जो लगभग अमेरिका के 85,000 पदों पर, मतलब 85,000 वीज़ा निकाले जाते हैं H1 के। तो उसके लिए आपको लिस्टेड होना ज़रूरी होता है। लेकिन चाइना की जो केविन वीज़ा है, इसके तहत ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप, यानी भारतीय शोधकर्ता, छात्र, उद्यमी जो है, अपने दम पर वीज़ा लेकर के यहाँ पर जा सकते हैं। नए अवसर हैं, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के क्षेत्र में चीन भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। तो इस प्रकार से कई सारी संभावनाएँ निकल कर आ रही हैं। यदि बात करें कुछ चिंताओं की, तो क्या वास्तव में भारत के बहुत सारे जो भारतीय हैं, वो जाना पसंद वहाँ पर नहीं करेंगे? कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि भाषा की बाधा। वहाँ पर जो बोली जाती है, जैसे मैटेरियन, यानी कि चाइनीज़ भाषा बोली जाती है, चीनी भाषा बोली जाती है, मैंडेरियन जिसे कहते हैं, मंडारियन जिसे कहते हैं। और ये अंग्रेजी के मामले में काफ़ी कठिन होती है, तो उसको सीखना काफ़ी आसान नहीं है, काफ़ी कठिन है। तो भाषा को लेकर के भी काफ़ी लोग इस पर चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है भाषा की दिक्कत वहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा राजनीतिक और सुरक्षा चिंताएँ। साथियों, भारत और चीन के रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। आए दिन आप देखते हैं सीमा विवाद को लेकर के दोनों देशों के बीच, हालाँकि अभी रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच लगातार तनावपूर्ण रिश्ते बने रहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा, 2020 से 2025 तक, मतलब इससे पहले जो गलवान घाटी में हमला हुआ था, उसके बाद से भारत और चीन के जो व्यापार है पूरी तरह ठप हो गए थे। वहाँ पर आने-जाने की सुविधा जो थी वो बंद कर दी गई थी। व्यापार को लेकर के कड़े फैसले लिए गए। तो इस प्रकार से लोगों के मन में चिंताएँ हैं कि लगातार चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं भविष्य में, तो आने वाले समय में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और लोग उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसके अलावा संस्कृति और माहौल। भारतीय समुदाय के जो लोग हैं साथियों, अमेरिका में और यूरोप में पिछले कई वर्षों से वो जाते रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग अमेरिका में रहते हैं। जबकि चीन की परिप्रेक्ष्य की बात करें, चीन में भारतीयों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग चीन जाना पसंद करते हैं। साथ ही उसके अलावा लंबी अवधि का करियर भी है, क्योंकि अमेरिका में यदि एक बार आप इस प्रकार की वीज़ा पर वहाँ सेटल हो जाते हैं, तो आने वाले समय में आपको ग्रीन कार्ड तक का रास्ता मिलता है। वहाँ पर आप लाइफ टाइम रह सकते हैं, पूरे जीवन भर आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन चीन में स्थायी निवेशन की बहुत मुश्किल है, मतलब लगातार वहाँ पर चीन में रहने की ऐसी कोई पॉलिसी वहाँ पर नहीं है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? जानकारी आपको कितनी हद तक पसंद आई है? आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।